हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली डायरेक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देता है कि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरा नाम मुजाहिद और है। मेरा नाम नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टाइटल है विच कंट्रीज विल रूल द वर्ल्ड, इंडिया और मतलब अमेरिका के कौन सा दुनिया पे रूल करेगा, अमेरिका और इंडिया। देखते हैं भैया, अब ये तो फैक्ट्स ही बताएंगे कि कौन सा कंट्री ज्यादा आगे जाके कौन सा रूल कर सकता है। तो फ्यूचर इंडिया का वैसे भी ब्राइट। अब देखते हैं इस वीडियो में कौन से फैक्ट्स शो किए गए। तो गेट शॉट फ्लाई का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता है 21 लाख करोड़ में पूरे 12 जीरोस होते हैं? बिल्कुल। तो हमें क्यों बता रहे हैं? कैसा फैक्ट है? क्या पूछ रहा हूं मैं, यही सोच रहे हो ना? हाँ। यही रकम 2019 में दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी थी। अच्छा, मतलब इतनी जीडीपी थी, डॉलर, यानी 15 करोड़ करोड़ रुपए। 15 करोड़ रुपए, 2 बार करोड़। और वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सेकेंड इकोनॉमिक पावर यानी हमारे प्यारे पड़ोसी चाइना का जीडीपी था 10 करोड़ रुपीस। बट एक मिनट, किसी भी देश को इकोनॉमिक पावर बने रहने के लिए उसे हर साल ग्रो करना बिल्कुल वो तो जाहिर सी बात है। वर्ल्ड बैंक के इस रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2020 तक इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ रेट तो यूएस से भी ज्यादा रहा। अच्छा। यानी कि 2016 में तो हमने चाइना तक को भी सरपास कर लिया था। पर आखिर कैसे और क्या इसका मतलब इंडिया अगला इकोनॉमिक सुपर पावर क्वेश्चन यही बनता है। वेट हो सकता है जी। अगला इकोनॉमिक पावर बनने की रेस में इंडिया अकेला नहीं है। हमारे और भी just पापा पीछे ही कंट्री है। वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश भी। हाँ। लाइक खुद ही देख लो, इंडिया ने यहाँ पे 2019 जरा में सी जहाँ गलती सबका की तो इंडिया GDP बहुत डाउन growth चला down जाएगा। था, वही वियतनाम इंडिया ने नहीं गलती 7.01% की ग्रोथ हासिल की और वो दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज अच्छा। बन गया। हाँ, देखा दूसरी अभी। तरफ फिलीपींस का ग्रोथ रेट इंडिया से भी फास्ट रहा। अभी तो अच्छा। उनका नाम 2016 में किसी ने उन्होंने सुना नहीं। 185 करोड़ रुपीस तो सिर्फ कॉल सेंटर से ही कमाए। अच्छा, तो क्या बीपीओ सेक्टर ही उनके अद्भुत ग्रोथ रेट का राज है? इसके लिए हमें थोड़ा सा डीप रिसर्च करना हाँ, पड़ेगा, बिल्कुल। ये जानने के लिए कि अगला इकोनॉमिक पावर कौन बनेगा आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है न्यू इकोनॉमिक पावर्स ऑफ एशिया। फ्रेंड्स, गूगल बाबा से मिले हुए सूत्रों के अनुसार अपना ये एशियन कॉन्टिनेंट 2030 तक करीब 60% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ का कंट्रीब्यूटर। अबे तो बहुत ज्यादा है यार। बात है कि उसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा योगदान बिल्कुल। है। इसीलिए तो हम सबसे पहले शुरू भी इंडिया से ही करेंगे। भाई लोग, जैसे कि आपको पहले से ही पता है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को तकरीबन 200 सालों तक लूटा। सही करके वो भी लूटा है। नोचा। गाल सही। करके चले गए, जिसके कारण आजादी के वक्त हमारी जीडीपी बहुत ही ज्यादा लो थी और हमें देश को फिर से बिल्ड कराने के लिए दूसरे देशों से काफी कर्ज हाँ, उठाना छोड़ा जो कोई नहीं था कब उन्होंने। तक वो कर्ज उन्होंने ले छोड़ा जो लेकर कोई नहीं था। हम देश को चलाते हैं। इसीलिए अपने चाचा नेहरू ने रशियन इकोनॉमी से प्रेरित होकर भारत की इकोनॉमी को भी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बना दिया। अच्छा। पर फिर 1990 के दौरान रशिया की इकोनॉमी गिरने लगी। अच्छा। इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ा। बिल्कुल, वो तो क्योंकि पड़ेगा तब भाई। ट्रेड वो के जो लिए डाउन रशिया होगी पर तो बहुत फिर- ज्यादा हाँ। निर्भर थे और ऐसे में हम दूसरे देशों से लिए हुए कर्जों को भी नहीं चुका पा रहे थे। और फिर उन कर्जों को चुकाने के लिए हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से पूरे 3275 करोड़ रुपयों का उस लोन टाइम लिया। लिया था। लेकिन उसके बाद क्या? अब IMF का कर्ज चुकाएंगे कैसे जब हमारी इकोनॉमी इतनी गिर रही हाँ, है? बिल्कुल। डाउन जी हो तो क्या तब कर एंट्री सकते होती है हाँ। देश के फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी की, जिन्होंने दूसरे डेवलप्ड देशों को ऑब्जर्व करके हमारी इकोनॉमी को भी एक सोशलिस्ट ये इकोनॉमी भी से अच्छे बन गया। कैपिटलिस्ट हाँ, इकोनॉमी मतलब में अच्छी। कन्वर्ट कर दिया, जिसके साथ कुछ रिफॉर्म्स भी लाए गए, जैसे कि टैक्सेस को कम कर दिया गया, पब्लिक मोनोपोलीज कम कर दी हाँ, गई, फॉरेन डायरेक्ट मतलब काफी ज्यादा चीजें की हैं। ऑटोमेटिक अप्रूवल शुरू कर दिया गया और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत को एग्रीकल्चर इकोनॉमी से सर्विस सेक्टर इकोनॉमी पर shift एग्रीकल्चर कर दिया गया। कम किया है ये सब agriculture क्यों का। किया गया? इससे आखिर हाँ, क्या हो जाता है? agriculture तो को बेसिकली कम भारत किया एक थोड़ा सा। कृषि प्रधान देश है, यानी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफी दमदार है। मतलब सोचो ना, 1950s के दौरान एग्रीकल्चर का देश के जीडीपी में पूरे 54% का आधे से ज्यादा था। लेकिन बिल्कुल। 1990s के बाद शिफ्ट के बाद अब एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में सिर्फ 15.4% तो एक अंदाजा लगा लो कम हो कितना- गया। कम हो गया पर ना। दूसरी ओर सर्विस सेक्टर्स ने इन कुछ ही सालों में इतना ग्रो किया है कि अब इनका शेयर पहुंच चुका है सीधा 53.8%।
मतलब जितना एग्रीकल्चर था कि इसी शिफ्ट की वजह से हर 5 साल संते जो लगी हैं, हाँ, सब कुछ सटी हुई है ना। और इसी ग्रोथ को और ज्यादा गति मिली 2014 में, जब हमारे मोटा भाई यानी पीएम मोदी आए, मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च हाँ। किया, जिसकी वजह से Make बहुत in सारी India। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज को भारत में मैन्युफैक्चर करने का मौका मिला। बिल्कुल। अब एप्पल को ही देख लो, जिसने चेन्नई में आईफोन्स बनाना शुरू बिल्कुल कर दिया। बना रहा है भाई। भारत में बिजनेस करना अब इजी हो गया था। और बाय द वे, ऐसा मैं नहीं बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस का वर्ल्ड लिस्ट बोर्ड, अच्छा जहां 2019 में भारत 100th से सीधे 63rd पोजीशन पर टपक, मतलब इतनी बड़ी और छलांग। इसके बाद कई फॉरेन कंपनीज भारत आसान कर दी ना शर्तें। अट्रैक्ट होने लगी और पहले हमारे मुश्किल थी ना। हाँ। सेक्टर को और बढ़ावा मिली। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 2016 में हमने चाइना को भी सरपास कर दिया था और हमारा ग्रोथ रेट 8.25% का हो गया अच्छा। था। वो इसी रीजन के वजह से हुआ था, ये सब बदलावों के बाद। लेकिन भारत यहीं पर नहीं रुका, बल्कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी छलांग की। हाँ। इन शॉर्ट, हम खुद इंडिया में ही स्मार्टफोन्स बनाने लगे, जैसे कि वीवो इंडिया, शायोमी, सैमसंग मोबाइल्स एटसेट्रा। ये सब की मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में ही करने लगे और ये सब भी हमने बाय द वे 2016 में ही शुरू किया। अच्छा। 2016 अब में की शुरू तारीख किया। में हम सिर्फ 1 करोड़ स्मार्टफोन ही बना पाते थे, पर 2019 तक भारत में पूरे 15 करोड़ ओह, स्मार्टफोन्स बने। कितनी बहुत लंबी आसान। छलांग है। वो भी उसके बहुत बाद ज्यादा। बनने लगे। वैसे देखा जाए तो ये हमारे लिए पॉसिबल हुआ क्योंकि भारत का कंज्यूमर मार्केट ही नहीं बल्कि इंडिया में कम पैसों में काम करने वाले लेबर्स भी ज्यादा हैं। बिल्कुल। जैसे उदाहरण के लिए चाइना का एवरेज लेबर कॉस्ट है 2000 रुपीज, वहीं भारत का सिर्फ और सिर्फ 370 रुपए है। सस्ता और है। चाइना का दुनिया के कंपैरिजन में ऑलरेडी काफी कम है, तो हमारा कम से भी हाँ, हमारा समझो है ही नहीं। फॉरेन कंपनी ये मुफ्त। सोचेगी ना कि क्यों मैं इतना पैसे देकर चाइना में हाँ। जाऊं, उससे अच्छा इंडिया ही क्यों ना चले जाए। ये चीज। प्लस इंडिया एक स्टेबल कंट्री भी है, यानी यहाँ पे बिल्कुल डेमोक्रेसी है stable और country। इसीलिए फिर धीरे धीरे फॉरेन कंपनीज चाइना जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब को छोड़कर अब भारत में मैन्युफैक्चर करना, हाँ बिल्कुल वहाँ छोड़ के जिसका आ रही है। फायदा हमें इंडिया भी में तो हुआ धड़ाधड़ आ क्योंकि रही है। उनके हाँ ना। कारण ही हमारी जीडीपी भी काफी बढ़ी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो 2050 तक भारत इकोनॉमिक पावर के रेस में यूएस को भी पीछे बिल्कुल, छोड़ कोई देगा शक नहीं। और सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। आई नो ये सुन के तो कतई अच्छा लगा होगा, लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंडिया एक की economic गलती और power इंडिया बनने के डाउन। रास्ते में कुछ कांटे, हाँ, गलती नहीं करनी है। जैसे कि करप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, और यही सब इंडिया की ग्रोथ को रोक रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर इंडिया ये सब कांटे निकाल के जमीन पे फेंक दे तो हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। पर इसी उज्जवल भविष्य के सपने सिर्फ हम ही नहीं बल्कि वियतनाम और भी कई देश देख रहे हैं। और क्या आपको पता है, वियतनाम में तो 1986 तक प्राइवेट बिजनेस करना अलाउड ही नहीं अच्छा। था। लेकिन बस इन्हीं कुछ सालों में आज वहां पर 7 लाख से भी ज्यादा प्राइवेट बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं। सात इतने लाख से भी ज्यादा? ज्यादा बड़ा बदलाव प्राइवेट आया कहाँ बिजनेस। से, ये जानने के लिए हमें वियतनाम के जंग और खून खराबे से भरे हुए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। अच्छा, वियतनाम में यानी काफी लड़ाई वियतनाम में बहुत चल रहे लड़ाई हुई है वॉर्स के वियतनाम। दौरान ना तो उनके पास बिजली थी और ना ही खाने के लिए खाना अमेरिका के था। साथ बड़ी साथ ही लड़ाई। अमेरिका के साथ? सेंट्रली प्लान्ड थी, यानी वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। वहां पर जितने भी बिजनेसेस थे सब गवर्नमेंट ओन्ड थे। लेकिन 80s के दौरान गवर्नमेंट ने देखा कि देश की गरीबी, बेरोजगारी और क्राइम रेट काफी हद तक इकोनॉमी को बढ़ने से रोक रही है, तो उन्होंने इस सिचुएशन को सुधारने की ठान ली, जिसके लिए उन्होंने 1986 में दोईमोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च किए, अच्छा। जिसने इनकी इकोनॉमी को मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बना दिया। देखिए यानी कितनी तरक्की कि की सिंपल इन्होंने। भाषा में उन्होंने अपनी इकोनॉमी को गवर्नमेंट कंट्रोल से निकालकर दुनिया के लिए ओपन कर दिया। अच्छा। और वहां के लोगों को खुद का बिजनेस शुरू करने की आजादी भी दे दी। बस फिर क्या था, जैसे ही प्राइवेट बिजनेसेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, वियतनामीज लोगों ने 30,000 से भी ज्यादा प्राइवेट बिजनेसेस खोल दिए। क्या बात है यार। 1989 में गवर्नमेंट ने 1200 स्टेट ओन्ड कंपनीज को कम करके 2016 तक 600 कंपनीज तक कर दिया। अच्छा, यानी कि कंपनीज को प्राइवेटाइज किया और कुछ कंपनीज में सिर्फ गवर्नमेंट शेयर्स रखे गए नाम के लिए, पर चलाने के लिए दूसरों को दे दिया अच्छा। प्राइवेट कंपनीज को, जिससे कि सर्विस और बेहतर हो सब सके। तरक्की इसके देखे बाद ना। 1990s में वियतनाम का पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉ पास किया गया, जिसके बाद कई फॉरेन कंपनीज जैसे कि सैमसंग, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर एटसेट्रा ने वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया।
ऐसे ही करते करते इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनल रिफॉर्म्स से वियतनाम ने 1990s के बाद हर साल 7% की इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई। और कमाल की बात तो ये है कि इसी रेस में वियतनाम ने 2018 में चाइना को भी पीछे छोड़ा। और इसीलिए भैया वियतनाम में अगर बड़ी ऐसी तरक्की। स्पीड में वियतनाम दौड़ता रहा तो फिर ये तो यूएस को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन वियतनाम की अच्छी खासी चल रही कहानी में भी अचानक से आ गया एक ट्विस्ट, जो है वहां का फास्ट एजिंग पॉपुलेशन। यानी वहां का मेजॉरिटी पॉपुलेशन फिलहाल 30 से 40 के बीच का है, जो आने वाले कुछ सालों में ओल्ड एज में चला जाएगा। अच्छा। और फिर वो आगे काम नहीं कर पाएंगे और ये वियतनाम की बढ़ती इकोनॉमी के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। आबादी कम है। लेकिन इस प्रॉब्लम को आबादी कैसे कम नहीं है, handle उनके किया, एजेस उसके लिए ज्यादा हो रही है, जापान लोगों के भी बच्चे कम है ना। कर रहा है। यही ना आबादी जापान जो खुद पीछे भी यंग बच्चे आ रहे हैं वो से गुजर कम। रहा है। साथ ही वियतनाम में पॉवर्टी आज भी एक बहुत ही बड़ा इशू है, बिल्कुल, जिसको होगा। सुधारने के लिए गवर्नमेंट नाकाम कोशिशें कर रही अच्छा। है। पर मान लो कि अगर वियतनाम अपने इन सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेता है तो चांसेस काफी है कि वियतनाम नेक्स्ट एशियन इकोनॉमिक पावर बनने की रेस में जीत जाएगा। अच्छा। अब नेक्स्ट अप हमारे लिस्ट में है एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका देश। नहीं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो बात कर रहा मैं हूँ भी फिलीपींस पाकिस्तान। और मैंने छोटा पैकेट इसीलिए कहा क्योंकि ये देश भारत से पूरे 11 टाइम्स छोटा है। पर अगर इसकी इकोनॉमी की बात करें तो भारत का जीडीपी पर कैपिटा है 1,55,860 अच्छा। रुपीस। लेकिन सरप्राइज फिलीपींस का जीडीपी पर कैपिटा है 2,58,700 मतलब आबादी भी कम है ना यार। रुपीस। यानी कि सिंपल पर वो भाषा में इसकी chances काफी जीडीपी मिल जाते हैं। हमसे ऑलमोस्ट डबल है। और इसीलिए तो कहा गया छोटा पैकेट बड़ा धमाका। पर फिलीपींस भी एक जमाने में भारत की तरह एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, इतना कि उनका 1/3 जीडीपी तो सिर्फ मतलब 75%। बट 1980s 75% एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था ना। इतने फटाक से सर्विस सेक्टर पर शिफ्ट किया कि आज सर्विस सेक्टर ही उनके जीडीपी का 60% कंट्रीब्यूटर बन अच्छा। गया। और उनके इसी सरप्राइजिंग ग्रोथ के पीछे का श्रेय जाता है उनके बड़े भैया यूएस को। मतलब एक जमाने में यूएस टेरिटरी होने के कारण यहाँ के लोग यूएस के कल्चर से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड ओह। हैं। इतने कि यहाँ के 90% लोग इंग्लिश बोलते हैं। कमाल इस है। वजह से यहाँ पे कॉल सेंटर्स वाले लोगों की लॉटरी निकल गई है। और इंग्लिश बोलने के साथ साथ यहाँ की एवरेज एज 25 इयर्स है, यानी कि जवान है। यंग वर्कफोर्स वाला देश है। और इसीलिए तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, बीपीओस फिलीपींस के सर्विस सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये तो हुई सर्विस सेक्टर की बात, पर अगर हम बात करें फिलीपींस के इंडस्ट्रियल सेक्टर की तो ये सेक्टर फिलीपींस के जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूटर अच्छा। है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू कर दिए। पर अब आपको मे भी लग रहा होगा कि ये सब तो हमने पहले वाले देशों में भी सुना हाँ। है, इसमें कौन सी नई बात है। तो आपको बता दूं, फिलीपींस की एक और एक खासियत है और वो है उनके देश का रेमिटेंस। अच्छा। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, रेमिटेंस एक इकोनॉमिक टर्म है जिसका सिंपल मीनिंग है परदेश जाओ, पैसे बिल्कुल यही कमाओ और बात। फिर वही पैसा अपने घर भेजो। मतलब जो फिलीपींस के लोग फॉरेन कंट्रीज में फिलिपीनी कमाते बहुत हैं है भाई उसे बाहर। कहते हैं हाँ, बाहर मुल्कों में बहुत। दुबई, 2014 में अमेरिका, फिलीपींस का इधर हर फॉरेन जगह। एक्सचेंज रेमिटेंस था 20 लाख करोड़ रुपीस। लेकिन जैसे हमने दूसरे कंट्रीज के चैलेंजेस की बात की, वैसे ही फिलीपींस के भी अपने प्रॉब्लम्स हैं, लाइक पॉवर्टी जो है 16.6%, इनकम इनइक्वालिटी और यहाँ की पुअर हेल्थ केयर सिस्टम। अब फिलीपींस को अगर कोई चीज रोक सकती है तो वो है यही सब अच्छा। problems। लेकिन अगर इन सब को ओवरकम कर दिया जाए तो फिलीपींस अगला धमाका बन सकता है एशिया। छोटा पैकेट So बड़ा friends, धमाका। अगर इन तीनों देशों में आबादी बताया जाए कम, कि कौन सा देश धमाका सबसे पहले आगे आएगा तो इसका जवाब दे पाना मुश्किल है, क्योंकि कोविड के चलते हर देश अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। बिल्कुल। लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये तो तय है कि इन तीनों देशों में से एक देश तो एशिया का अगला इकोनॉमिक सुपर पावर कोई बनने शक वाला है। आप मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, इधर कमेंट्स है, वीडियो करता हम अब आते हैं रिव्यू की तरफ। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, आ भी रही है। वहां पे ओल्ड इंडिया में कम है, सारे जवान है। बिल्कुल। मतलब कि इन ज्यादा कंट्री से अगर देखा जाए इन दोनों की निस्बत तो इंडिया में बहुत ज्यादा यंग जवान है। जनरेशन आगे आ रही है और है भी बाबा जी, मतलब कि वर्क कर रही है, पढ़ रही है, इंडिया के बाहर भी गए हुए हैं। मतलब इंडिया के अंदर भी कितना बिजनेस सेटअप। फिलिपीन का देखा जाए वहां पे बाहर से ज्यादा लोग कमा रहा है, ठीक है। और जो दूसरा साथ वियतनाम है, वो चलो उसका मैं समझ सकता हूँ, सर्विस वगैरह में इंडिया को टक्कर दे सकता है। वो इंडिया और इसका काफी मुकाबला एशिया के अंदर हो सकता है। फिलिपीन का नहीं हो सकता। फिलिपीन का बाबा अगर
काम स्लो हो तो नहीं हो सकता ना, जारी बात है, सारा उनका दारोमदार इसी चीज पे, फिलिपीनी बाहर जाते हैं तो कमा के भेजते हैं। लेकिन इंडिया का ये हिसाब किताब है, ये तो सबने प्रिडिक्ट कर दिया है कि भाई इंडिया आने वाला फ्यूचर का सुपर पावर है। तो क्यों है भाई, एशिया का भी और पूरी दुनिया का भी बाबा, पूरी दुनिया का। मतलब 2050 तक इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि मतलब कि चाइना को पछाड़ सकता है इंडिया और वो सुपर पावर बन सकता है। अमेरिका को तो 2030 तक पछाड़ देगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी डाउन हो रही है और इंडिया की ऊपर जा रही है। बिल्कुल मुझे इन्होंने इस्लाहत ऐसी की हैं, ऐसी ये कंट्री के लिए ऐसे निजाम इन्होंने ऐसा निजाम जोड़ा है कि भाई ये लोग इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि अमेरिकन भी उतनी तेजी से नीचे आ रहे हैं। मतलब इनकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा तेज है और काफी ज्यादा भाई इन लोगों ने जो स्टेप उठाए हैं अब इनको फायदा दे रहा है। और ये जिस तरह ऐसे ऐसे स्टेप इंडियंस उठाएंगे और इसी तरह इन लोगों को आगे फायदा होगा। और मैं कहता हूँ कि भाई ये आप बात लिख लें, पता नहीं हम तब हो ना हो 2050 तक, लेकिन ये है कि तब तक भाई इंडिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन के उभरेगा। ऐसी बात जो इन्होंने फैक्ट्स बताए हैं बहुत ही ज्यादा कमाल के बताए, इनमें मैं 110% एग्री करता हूँ। लेकिन ये कि ज्यादा चांस बहुत ही ज्यादा मतलब 99.9% चांस इंडिया के हैं। बिल्कुल वजह तो यार मोदी जी आए ना, जबकि इन्होंने तो तबाही मचा दिया भाई, इंडिया शुरू करके तबाही मचा दी है। बाहर से इन्वेस्टमेंट छीन के ऐसे लोगों को लाए हैं कि मुल्क को किधर से किधर खड़ा। बिल्कुल कोई शक नहीं। तो यार आप बताएं आपके थॉट्स क्या हैं। इधर ही वीडियो खत्म करते अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।